गुजरात के साबरमती जेल से खबर है। माफिया डॉन अतीक अहमद को प्रयागराज की अदालत में पेश करने के लिए यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंची है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अतीक को उमेशपाल केस में आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने अगर प्रयागराज पुलिस की अर्जी मान ली तो फिर अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर आएगी और 15 दिन के भीतर ये दूसरा मौका है जब अतीक को साबरमती जेल से पेशी के लिए प्रयागराज लाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले आपको बता दें 28 मार्च को अतीक अहमद पेशी के लिए प्रयागराज लाया गया था और अब एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है। उमेश हत्याकांड वारंट के साथ पुलिस पहुंची है और दूसरी बार इसे यहां पर लाया जा रहा है। उमेश हत्याकांड का अतीक को आरोपी बनाया गया। हालांकि कई मामले ऐसे हैं जिन पर अतीक अहमद आरोपी है। बताया जा रहा है साबरमती सेंट्रल जेल के कुछ लोगों से हमारी जो बात हुई है उनके जरिए ये कहा जा रहा है क्योंकि बी वारंट इशू किया गया है। उमेश पाल की मर्डर के मामले में अतीक अहमद को अक्यूज बनाया गया है और उसको लेकर कुछ दिनों पहले प्रयागराज पुलिस ने बी वारंट जमा करवाया था और बी वारंट जमा करवाते वक्त कोर्ट के जरिए ये कहा गया था कि अगर जरूरत रही तो पुलिस उसे पूछताछ के लिए साबरमती सेंट्रल जेल से प्रयागराज ला सकती है। अब यूपी पुलिस की जो 2 वैन है मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं नेहा, ये वही वैन है जिसी वैन में अतीक अहमद को पिछली बार यहां से अहमदाबाद से साबरमती प्रयागराज ले जाया गया था। अब भी वही दोनों जो वैन है वो यहां पे पहुंची हुई है। सड़क के रास्ते ही अतीक अहमद को 1275 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करते हुए प्रयागराज ले जाया जाएगा और यूपी पुलिस की जो टीम है वो यहां पे पहुंची हुई है। आपको दिखाती हूँ कि बड़ी तादाद में यूपी पुलिस के जो कर्मचारी है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अतीक अहमद है जो सुरक्षा के लिहाज से भी अगर देखने जाए तो बड़ी तादाद में यहाँ पे यूपी पुलिस के कर्मचारी भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही जो ऊपरी अधिकारी है वो इस वक्त जेल के अंदर है ताकि अतीक अहमद को ले जाने में जो लीगल प्रोसीजर है वो की जा सके। और आप देख सकते हैं अतीक अहमद के साथ यूपी पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरा भी लेकर पहुंची हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है काफी संवेदनशील माना जा रहा है तो उसकी वजह से यूपी पुलिस हर प्रकार की तैयारियां यहां पे करके पहुंची हुई है। ये तय माना जा रहा है कि अतीक अहमद को यहीं से यूपी पुलिस किसी भी वक्त साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाएगी क्योंकि उमेश पाल की हत्या के मामले में उससे पूछताछ करनी है। उसे और उसके बेटे को इस पूरे मामले में कहीं ना आरोपी बताया गया है। उसकी पत्नी को भी नेपाल से अरेस्ट किया गया है। तो वैसे में ये पूरा मामला जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके लिए अतीक अहमद से पूछताछ भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यूपी पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पे इस वक्त पहुंची हुई है साबरमती सेंट्रल जेल। जो लीगल प्रोसीजर है वो की जा रही है और अतीक अहमद को किसी भी वक्त दोपहर के बाद प्रयागराज के लिए लेकर पुलिस रवाना होगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और गुजरात से मेरे साथ साबरमती से मेरी सहयोगी गोपी जुड़ रही हैं। गोपी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। जरा बताइए कि खबर तो आ रही है कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज पुलिस लाएगी। ऐसे में क्या कागजी कार्रवाई है, क्या प्रक्रिया है जो होती है जिसके बाद वहां से उसे रवाना किया जाएगा? और अभी फिलहाल हलचल क्या है? अंदर जेल को लेकर भी कोई खबर आ रही है अतीक को लेकर? क्योंकि पिछली बार चर्चा थी कि डर बना हुआ है उसके अंदर। बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद पूरी तरीके से पिछली बार डरा हुआ था जब इसी जो टेम्पो वैन है उसमें जब अतीक अहमद को बिठाया गया था उस वक्त अतीक अहमद ने एक बयान दिया था कि ये मुझको मारना चाहते हैं। लेकिन अब अतीक अहमद को दोबारा से उसके बाद जब अतीक अहमद यहाँ पे पहुंचा तो उसने साफ शब्दों में कहा था कि वो तो जेल के अंदर बंद है, उमेश पाल की हत्या को लेकर कि जेल के अंदर बंद है और वो कहीं पे भी वो हत्या कैसे करवा सकता है। लेकिन अब उमेश पाल की हत्या के मामले में ही यहाँ पे यूपी पुलिस पहुंची हुई है। बी वारंट जो है वो पहले ही सबमिट किया जा चुका है। तो अब अतीक अहमद की कस्टडी यहाँ से लेनी है और कस्टडी लेने के बाद अतीक अहमद को लेकर साबरमती से प्रयागराज के लिए पुलिस रवाना होगी। ये दोनों ही जो वैन है वो वही वैन है जिसमें पिछली बार अतीक अहमद को ले जाया गया था।
साथ ही आपको बता दूं कि जो पुलिस की टीम है वो पुलिस की टीम भी वही है जो यूपी पुलिस की टीम है जो पिछली बार अतीक अहमद को लेकर गई थी। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से अतीक अहमद को पिछली बार पहुंचाया गया था उसी तरीके से इस बार भी पहुंचाने की उम्मीद जो है वो यूपी पुलिस को है। और साथ ही आप देख सकते हैं जो 2 बड़ी वैन है, इसके अलावा एक छोटी गाड़ी जो है वो भी जीप जिसे कहते हैं वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है। और 30 पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस के 30 पुलिस कांस्टेबल की ये पूरी टीम है जिसमें प्रभारी निरीक्षक और कांस्टेबल रहेंगे। जीप और 2 बंदी रक्षक वाहन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अतीक अहमद जब पिछली बार उसको यहाँ से लेकर निकले थे उस वक्त अतीक ने कहीं ना कहीं आशंका उसके जहन में डर था, लेकिन जब साबरमती सेंट्रल जेल पहुंचा तो कहा कि अब सुरक्षित पहुंच गया हूं साबरमती जेल। लेकिन अब एक बार फिर क्योंकि अतीक को कहीं ना कहीं ये डर होगा कि कहीं उसके रास्ते में कहीं उसकी जो वैन है वो पलट न जाए, तो डर अब भी अतीक अहमद के लिए बना हुआ है। और यूपी पुलिस की जो टीम है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कांस्टेबल से लेके जो 30 पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पे मशीन गन सभी आधुनिक हथियार के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक कि बॉडी वॉर्न कैमरा जो है वो भी यूपी पुलिस के पास है। और पुलिस की वही टीम है शुभांकर, मैं आपको बताऊं कि यूपी पुलिस की ये वही टीम है जो पिछली बार यहाँ पे पहुंची हुई थी। हाथों में मशीन गन है, जैसे ही अतीक अहमद बैठा था तुरंत ही बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो पहन लिया गया था उनके जरिए। और अब अतीक अहमद को लेने के लिए ये वही 30 लोगों की टीम पहुंची है। तो माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के भीतर अतीक अहमद को लेकर यहां से यूपी पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना होगी। गोपी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे साथ कुमार अभिषेक भी बने हुए हैं। कुमार अभिषेक, ये वही 30 लोगों की टीम है जो वहां पर पिछली बार लाने गई थी, लेकिन पिछली बार बहुत कुछ और भी देखने को मिला था। मीडिया के कैमरे घेरे हुए थे, लगातार चर्चाएं थीं, गाड़ी पलट जाएगी नहीं पलटेगी, सियासतदान बयान दे रहे थे, एक के बाद एक सत्ता पक्ष विपक्ष हर तरफ से खबरें चल रही थी। इस बार माहौल वही है या बदला है? अगर बदला है तो क्यों बदला है, और अगर वही है तो यह सिलसिला कब तक चलेगा और कैसे देखा जाए इसे? देखिए शुभांकर, इस बार जो लाया जा रहा है, इस बार पुलिस रिमांड के लिए लाया जा रहा है। यानी कि पुलिस, प्रयागराज पुलिस उसे लेकर अदालत आएगी और अदालत में उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। जो बी फॉर्म जमा किया गया है उसका मतलब ही यही है कि उन्हें पूछताछ के लिए लाया जाना है। तो जैसा कि गोपी बता रही हैं कि अगले 2-3 घंटे में वो यहां से निकलेगा, तकरीबन 18-20 से 22 घंटे का ये सफर होता है। तो कल किसी वक्त अतीक प्रयागराज पहुंचेगा और अगर कल शाम तक पहुंचा तो परसों उसे अदालत में पेश किया जाएगा और फिर यूपी पुलिस जो है, प्रयागराज पुलिस रिमांड मांगेगी। और रिमांड उस मामले में जिस मामले में उमेश पाल की हत्या हुई है। उमेश पाल के हत्या के 45 दिन हो चुके हैं, सभी शूटर अभी तक फरार हैं, किसी का कोई सुराग नहीं है। परिवार के सभी लोगों को आरोपी बना दिया गया है। उसमें पत्नी शाइस्ता आरोपी हैं, असद तो बाकायदा कैमरे में देखा गया, बहन अब आरोपी बनाई गई है। जो गुड्डू मुस्लिम जो कि जिसने बम चलाए थे, जो उसका मुख्य सूत्रधार बताया जाता था, वो बहन के घर देखा गया। तो कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे पहलू हैं शुभांकर जिस पर अब पुलिस पूछताछ करना चाहती है। लेकिन इस पूरे मामले में 45 दिन होने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। यानी कि वो लेकर के आएगी तो अब ये पता लगाएगी कि आखिर ये जो शूटर है वो है कहां। असद जो कि इसका बेटा है और उसका सीसीटीवी दिखाई दिया, उसने खुद गोली चलाई थी। उसके 3 जो मददगार हैं वो दिल्ली में उसे गिरफ्तार किया गया है और उन्हें भी पूछताछ के लिए लाने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर के जो उसे लेकर के आने की तैयारी है वो तो कुछ उसी तरीके की है जैसे पिछली बार लाया गया था। आशंकाएं पिछली बार भी थी और आशंकाएं इस बार भी बनी रहेंगी। लेकिन निश्चित तौर पर अब अदालत में उसे लाना है और अदालत से रिमांड लिया जाना है, तो बहुत अहम होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इन आशंकाओं को देखते हुए गोपी, अतीक के हवाले से कोई सूत्रों से खबर आई कि वहां पर चर्चाएं क्या चल रही हैं, जिन बैरक में वो रहता है, जिन लोगों के साथ जेल के अंदर उठता बैठता है, कोई अगर अंदर की बात निकलकर सामने आई हो, या पुलिस प्रशासन पर कितना दबाव है इन चर्चाओं को लेकर? क्योंकि सियासतदान भी दबी जुबान से कह देते हैं कि क्या पता वो भाग जाए, क्या पता गाड़ी पलट जाए। जब सियासतदान ऐसा कहते हैं तो जाहिर सी बात है खौफ तो अतीक के अंदर होगा ही।
बिल्कुल, देखिए शुभांकर, अतीक के अंदर खौफ अब भी बरकरार है, क्योंकि यूपी पुलिस का जैसे ही यूपी पुलिस यहाँ पे पहुंची है, जो सूत्र हमारे हैं वो बता रहे हैं कि अतीक अहमद है काफी डरा हुआ है। अतीक अहमद को बार बार ये लग रहा है, आपको याद होगा शुभांकर, पिछली बार जब वो जेल के बाहर निकला था उस वक्त भी उसने कहा था कि मेरी हत्या करना चाहती है यूपी पुलिस। और अब इस बार जब यूपी पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है तो अतीक में डर अब भी बरकरार है। हालांकि कहीं ना कहीं अतीक को लेकर ये कहा जा रहा है, देखिए जब अतीक यहाँ पे पहुंचा तो अतीक को क्योंकि पहला ऐसा मामला था जो अतीक पे दर्ज था और उसी मामले में अतीक को कन्विक्ट किया गया था, यानी अपराधी जो था गुनेगार के तौर पर पहली बार जेल के अंदर पहुंचा था, तो उसको एक कैदी नंबर भी दिया गया। कैदी नंबर देने के बाद अतीक अहमद को हाई सिक्योरिटी बैरक जो था, क्योंकि अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से यहाँ पे भेजा गया था और उसे हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया था, तो अतीक अहमद को का बैरक उसके बाद बदला गया और अतीक अहमद को जो अहमदाबाद ब्लास्ट के आरोपी थे उनके साथ जो 200 नंबर का बैरक था उसके पीछे वाले हिस्से में रखा गया, ताकि वहां पे अतीक किसी के साथ बातचीत ना करे। और वहां पे देखिए वो जो पूरा इलाका है जेल का, वो इलाका वो काफी महत्वपूर्ण इलाका है, वहां पे परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है, क्योंकि ये पूरा एक सेपरेट जेल के अंदर बना हुआ इलाका है। और वहीं पे जो ब्लास्ट के आरोपी है उनको रखा गया है और उसके बाद जो दूसरा एक बैरक है, बैरक 200 नंबर का बैरक, वहां पे अतीक अहमद को रखा गया था। अब क्योंकि अतीक अहमद जो है वो कन्विक्ट हो चुका था तो उसका बैरक बदल जाना वो तय था अतीक अहमद को, इसीलिए उसका बैरक जो है उसको बदला गया। और वहां पे देखिए लगातार ये आरोप भी लग रहा है कि अतीक अहमद साबरमती सेंट्रल जेल में था, बावजूद उसके उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई। तो ये साजिश किस तरीके से रची गई और पूरी तरीके से देखिए अतीक अहमद साबरमती सेंट्रल जेल में था, अशफाक जो है वो बरेली की जेल के अंदर बंद था, तो फिर ये साजिश किस तरीके से रची गई ये भी एक पुलिस के लिए सबसे बड़े जांच का विषय है। और यहाँ पे पुलिस पहुंची हुई है, बी वारंट लेकर ये पुलिस पहुंची है और पुलिस अतीक से, देखिए यहाँ से जब अतीक को ले जाएंगे तो कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब पुलिस के लिए ढूंढना बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि ये वही कड़िया रहेगी जो कड़िया अब तक जो शार्प शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ है उसके साथ जोड़ेगी। तो वैसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और अतीक अहमद को लेकर ये कहा जाता है कि भले ही वो साबरमती सेंट्रल जेल में था लेकिन यूपी के अंदर उसका जो दबदबा है वो भी बरकरार है। पुलिस किसी भी तरीके की ढील बरतना नहीं चाहती है, सुरक्षा के लिहाज से भी 30 लोगों की बिल्कुल सही बात है गोपी, क्योंकि वो साबरमती में भले ही था लेकिन जिस तरह की हरकत इलाहाबाद में प्रयागराज में अंजाम दी गई वो अपने आप में हैरान करने वाली। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि 2 से 3 घंटे में कहा जा रहा है कि साबरमती से प्रयागराज अतीक अहमद रवाना हो जाएगा और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 2 से 3 घंटे में अतीक अहमद को प्रयागराज लाने वाली है यूपी पुलिस और ये इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर है। वही पुलिस वाले उसे लेकर आएंगे जो पिछली बार गए थे वारंट बी के साथ। फिलहाल साबरमती जेल में यूपी पुलिस मौजूद है। 2 से 3 घंटे में साबरमती से प्रयागराज रवाना होगा अतीक। गोपी मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। गोपी, ये वारंट बी के बारे में जरा आज तक के दर्शकों को बताइए और रिमांड की प्रक्रिया जो है, क्योंकि पुलिस प्रशासन वहां पहुंच गई है, ये 2 से 3 घंटे का जो वक्त है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जरा एक बार हमारे दर्शकों को आप एक्सप्लेन कर दीजिए वहां की तस्वीरों को दिखाते हुए। देखिए ये पूरी लीगल प्रक्रिया रहती है। देखिए सबसे पहले तो आपको को यूपी पुलिस की ये तस्वीरें दिखाती हूँ। ये साबरमती सेंट्रल जेल का प्रीमाइसिस है जहाँ पे यूपी पुलिस की ये दोनों जो वैन है ये यहाँ पे मौजूद है। ये दोनों वही वैन है जिसमें पिछली बार यूपी पुलिस के जो कर्मचारी है वो अतीक अहमद को लेने के लिए पहुंचे हुए थे। उसी वैन से लेकर जाने वाले हैं अतीक अहमद को। साथ ही जो लीगल प्रोसीजर है वो लीगल प्रोसीजर भी पूरी करनी रहती है, क्योंकि कोर्ट का डायरेक्शन है, कोर्ट ने वारंट इश्यू किया है तो कोर्ट का वारंट यहाँ पे साबरमती सेंट्रल जेल में पहले तो सबसे पहले यूपी पुलिस को जमा करवाना रहता है। उसी वारंट के आधार पर यूपी पुलिस को फिर अतीक अहमद को ले जाने की अनुमति मिलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतीक अहमद को यहाँ पे साबरमती सेंट्रल जेल में रखा गया है, तो वो सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज रहती है वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी यहाँ पे यूपी पुलिस को करनी पड़ेगी, जिसके बाद यहाँ से अतीक अहमद को यूपी पुलिस लेकर रवाना होगी प्रयागराज के लिए। और करीब देखिए यहाँ से जब प्रयागराज के लिए पहुंचा जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफर वारंट कहलाता है शुभांकर, जब
ट्रांसफर वारंट पर किसी भी आरोपी को लेकर जाया जाता है तो प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद को वहां पे नैनी जेल में रखा जाएगा। अगर मान लीजिए कल शाम तक वो पहुंचे तो 24 घंटे का वक्त पुलिस के पास रहता है। यूपी पुलिस के पास 24 घंटे का वक्त रहेगा उसे कोर्ट में पेश करने के लिए, क्योंकि वो ट्रांसफर वारंट पर लेकर जाएंगे जी। 24 घंटे के भीतर उन्हें कोर्ट में अतीक अहमद को पेश करना पड़ेगा, उसकी रिमांड मांगनी पड़ेगी। मैक्सिमम 14 दिनों के जो पुलिस रिमांड है वो मांग सकते हैं और उसमें अतीक अहमद से पूछताछ कर सकते हैं। और पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि कई सारी ऐसी अनसुलझी कड़ियां हैं जिसे यूपी पुलिस को सुलझानी पड़ेगी, उसके सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, तभी जाके ये पूरा मामला जब कोर्ट में चलेगा तो अतीक अहमद को कन्विक्शन तक पहुंचा सकती है यूपी पुलिस। तो वैसे में हर एक कड़िया, हर एक पहलू, इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो यूपी पुलिस के जरिए किया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद प्रमुख आरोपी है, उसी ने पूरी 120B के तहत साजिश रची थी। आप बनी रहिए मेरे साथ कुमार अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं। कुमार अभिषेक, आप लखनऊ में मौजूद हैं, जरा बताइए कि लखनऊ में हलचल क्या है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का वो बयान मुझे याद है जहां पर कहा था कि अपराधियों को मिट्टी मिला देंगे। उससे पहले शायद एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते, फिर मैं आपके पास लौटता हूं और आपसे इस पर सवाल करूंगा। लेकिन खबर यह आ रही है कि अतीक अहमद की रिमांड प्रक्रिया पर कागजी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और 2 से 3 घंटे का वक्त है जिसमें पुलिस उसे साबरमती जेल से लेकर यूपी ले जाएगी और ये दूसरा मौका होगा। वारंट बी को लेकर यूपी पुलिस पहुंची है। गोपी के पास हम जाएंगे, लेकिन एक बार वो सवाल जरा हम अभिषेक से पूछ लेते हैं। अभिषेक, योगी आदित्यनाथ को बयान मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अब तक इस हत्याकांड के आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। दबाव लखनऊ में भी है, अतीक यहां पर आ रहा है। क्या लखनऊ में गर्माहट है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जैसा कहा गया था वैसी डिलीवरी अब तक नजर नहीं आई है। 40-50 दिन हो चुके। निश्चित तौर पर 45 दिन हो चुके हैं और अभी तक शूटर पकड़े नहीं गए हैं। शूटर के अलावा बाकी लोगों को तो आरोपी बना लिया गया है, पूरे परिवार को या फिर मददगारों को पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक कोई शूटर नहीं पकड़ा गया है। असद, जो कि बेटा है अतीक अहमद का, जो इसमें सीधे तौर पर शामिल था, उसकी भी लोकेशन, उसका भी कोई अता पता नहीं है। एक तरीके का मैं कह सकता हूं कि फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जो टॉप पुलिस महकमा है उसमें दिखाई दे रहा है। और पहले उम्मीद ये की जा रही थी कुछ शूटर पकड़े जाएंगे या फिर कुछ होगा, उसके बाद अतीक अहमद को लाया जाएगा, क्योंकि अभी पुलिस कुल मिलाकर खाली हाथ बताई जा रही थी। लेकिन अब जबकि बहुत सारे लोगों को इस मामले में आरोपी बना दिया गया है, कई लोगों को पकड़ लिया गया है, खास करके मददगारों को इसमें पकड़ा गया है, तो अब लगता है कि पुलिस जो आखिरी पूछताछ है वो इससे कर सकती है और शूटरों का पता लगा सकती है। तो कुल मिलाकर के वक्त भी काफी निकल चुका था, इसलिए उसे लाना जरूरी था। हालांकि बहुत ही कह सकते हैं कि यहां पर लखनऊ में जो पुलिस मुख्यालय है उसमें जो आला अधिकारी है इसे बहुत ज्यादा सीधे तवज्जो देने के मूड में नहीं है। वो सीधे इसे प्रयागराज पुलिस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रयागराज पुलिस ही सब काम कर रही है, लेकर के आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये टॉप लेवल पर एक बिल्कुल सही बात है अभिषेक। देखिए वो टीवी कैमरों पर क्या कहते हैं वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन मुख्यमंत्री के वो बयान देने के बावजूद अगर लखनऊ में अधिकारी जो बैठे हैं वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जहन में भी चल रहा होगा कि डिलीवरी जरूरी है, वरना सवाल उन पर भी खड़े होंगे, उनकी काबिलियत को लेकर भी होंगे। बात करते हैं सचिन पायलट को लेकर। जयपुर के शहीद स्मारक पर सचिन पायलट का 1 दिन का अनशन शुरू हो गया है। अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे की पिछली सरकार की करप्शन पर कार्रवाई न करने के विरोध में 1 दिन के अनशन पर वो बैठे हैं। पायलट के मुताबिक अशोक गहलोत को वो 2 चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी बीच सचिन पायलट के अनशन को कांग्रेस की राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधारा ने पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया। अब सारी नजरें पायलट की तरफ हैं कि वो क्या बोलते हैं। नजरें कांग्रेस के एक्शन पर भी होंगी कि क्या अगर पायलट का अनशन पार्टी विरोधी कार्य है तो कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई करेगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी शरद जो हैं वो इस खबर पर जुड़ रहे हैं। शरद, गैरों की क्या जरूरत है? कांग्रेस को डुबोने में उसके अपने काफी हैं। आला कमान खामोश है, वो फैसले नहीं ले पाती है। एक जादूगर हैं जो हर बार न जाने कैसे बच जाते हैं और सचिन पायलट उम्मीदों में हैं कि कहीं से तो सुनवाई हो। इस अनशन के पीछे की वजह क्या है और इसका क्या दूरगामी असर आप देख रहे हैं राजस्थान की सियासत में चुनावी साल में? देखिए, सचिन पायलट ने अपनी नई पारी की शुरुआत कहा जा सकता है यहां पर कर दी है। देखिए, सचिन पायलट यहां पर बैठे हुए हैं।
अनशन पर 4:30 बजे अनशन खत्म होगा, तब ये चुप्पी तोड़ेंगे। जब चुप्पी तोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि इनकी रणनीति क्या है। गांधी जी की तस्वीर है, वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन है। देख सकते हैं एक महिला है जो छोटे बच्चे को लेकर आई है। सचिन पायलट के भीड़ देखिए किस तरह से यहाँ पर आई हुई है। मगर इस बात की आप चर्चा कर रहे थे शुभांकर कि आला कमान जो है यहाँ पर कोई निर्णय ले नहीं पाया और दूसरों की जरूरत नहीं है। यहाँ कांग्रेस में किंग कर्तव्य मुड़ जो कांग्रेस में आला कमान रहा है और एक संवादहीनता हुई है सचिन पायलट के पास अब विकल्प है नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा के तर्ज पर ये मैदान में उतर चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा कोई भी कांग्रेसी नेता की तस्वीर नहीं है सिवाय महात्मा गांधी और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का। बड़ा यहाँ से एक संदेश जाता है सचिन पायलट की अगली राजनीति का कि क्या पोस्टर बैनर से। शरद, आप तो राजस्थान को, सचिन पायलट को बड़े अच्छे समझते हैं। आपके शब्दों में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं सचिन पायलट खुद की कोई नई शुरुआत तो नहीं करने वाले। देश में दौर भी चल रहा है। शुभांकर बिल्कुल मुझे लग रहा है, क्योंकि 12 बजे सुखजिंदर सिंह रंधावा आने वाले थे यहाँ पर। सचिन पायलट को रोकना चाह रहे हैं लेकिन सचिन पायलट रुके नहीं, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। वापस वो दिल्ली जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को फोन करके अनुशासनहीनता वाला लेटर जारी करवाया था। तो हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शाम तक सचिन पायलट पर कोई कार्रवाई भी हो जाए। सचिन पायलट यहां से एक शहीद की तरह निकलना चाहेंगे, अगर चाहेंगे भी तो, क्योंकि जानते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में बेचारा से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो एक कहा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में एक दुविधा की स्थिति है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या है। देखिए सचिन पायलट का कांग्रेस में बने रहते हैं तो बीजेपी को फायदा है, क्योंकि उनके प्रशंसक देंगे बीजेपी को वोट। अगर वहां से निकल के आम आदमी पार्टी में जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, तो कांग्रेस को फायदा है, वोटों का बंटवारा होगा। इसलिए दोनों ही पार्टियां जो हैं संशय की स्थिति में है। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है, कांग्रेस के किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। भ्रष्टाचार की मांग करना अनुशासनहीनता नहीं है। वसुंधरा सरकार में जो वादे हमने किए थे वही वादे हमने याद दिलाए हैं और लगातार हम दिलाते रहे, कोई पहली बार नहीं मांग नहीं की है। लेकिन देखिए शुभांकर, समझना पड़ेगा कि सचिन पायलट ने ऐसा क्यों किया। सचिन पायलट को लग रहा था कि कोई कुछ न कुछ मेरा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कल मैं लौटूंगा शरद आपके पास। कल हम गुलाम नबी आजाद को सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि राहुल गांधी उस जोन में जहां जो जा रहा है उसे जाने दो। क्या सचिन पायलट को भी जाने दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जा चुके हैं जिनको लेकर वो सवाल खड़े करते हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस मामले को लेकर कैसे जुबानी जंग तेज कर रही है, एक बार सुनवाते हैं, फिर आपको ले चलेंगे, प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन जब जांच नहीं होगी, जब तथ्य सामने नहीं आएंगे, जब इंक्वायरी नहीं होगी, जब केस रजिस्टर नहीं होगा, जब तफ्तीश नहीं होगी, तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को। अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे। इसलिए मैंने तो चिट्ठियां लिखी और आज साल भर से ज्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था। अरे जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो भी मैं वही गलती करूं जो कोई और कर रहा है, मैं भी आपसे बात करूं, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूंगा, वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे कहूंगा। राजस्थान की वर्तमान की कांग्रेस सरकार दो भागों में बंटी हुई नजर आती है। एक खेमे का नेतृत्व एसओ गहलोत जी कर रहे हैं और दूसरे खेमे का नेतृत्व सचिन पायलट जी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का परिस्थितियां बनी हैं वो ये दो खेमों में बंटने के कारण बनी है और ये खेमा ठीक हो नहीं रहा है इनसे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए यही परिस्थितियां बनी इनकी। हमने जनता से क्या वादा किया था? ओपीएस को अक्षरशः लागू करेंगे। आज देश में फादर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान राज्य बनकर उभरा है। हमने क्या वादा किया था कि 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर हर राजस्थान के घर में मुहैया कराएंगे। 1 अप्रैल से वो भी लागू हो गया। हमने क्या वादा किया था कि नरेगा की जगह अर्बन नरेगा शहरों में, क्योंकि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं, अर्बन नरेगा राजस्थान में लागू करके बता दी। हम पायलट आज धरने पर सरकार के खिलाफ गरज रहे हैं, लेकिन गहलोत से सियासी दुश्मनी उनकी बड़ी पुरानी है। दोनों जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी बिसात पर एक दूसरे को पटकने की कोशिश में रहते हैं, कई बार तो जुबानी मर्यादाओं को तोड़कर भी। 8 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा
या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ। मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसको अब मैं समझता हूं मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। पिछली बार विवाद में राहुल गांधी ने कहा था दोनों एसेट हैं, अब दोनों एसेट रहेंगे या एक एसेट बाहर से काम करेगा, एक रह जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज में आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यह कहा कि देश विरोधी ताकतों ने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र को जेल पहुंचाने का काम किया। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर चमत्कार और अद्भुत बताया। कहा करीब 10 साल के भीतर आप राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और इसे और बेहतर पार्टी बनाना है। तो देश में फिलहाल सिर्फ 6 राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें से एक आम आदमी पार्टी। गजब ही हो गया, अद्भुत, चमत्कार, अकल्पनीय। 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एमएलए भी बन पाएगा, और आज 10 साढ़े 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। पूरे देश में 1300 से ज्यादा पार्टियां और उनमें केवल 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उन 6 में से केवल 3 पार्टियां हैं जिनकी एक या एक से ज्यादा राज्यों के अंदर सरकारें हैं। उन 3 में आम आदमी पार्टी आती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। और सबसे ज्यादा हमारे क्रिटिक्स को, जो हमें बताते रहते हैं समय समय पे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। तो केजरीवाल के चेहरे की मुस्कुराहट अपने आप में बताती हुई कितना बड़ा लम्हा उनकी पार्टी के लिए। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है अतीक को लेकर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया कि पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है और सभी मामलों पर काम कर रही है। अतीक अहमद पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सवाल पूछा गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो सभी मामलों में कार्रवाई कर रही है। तो अतीक अहमद को अब से थोड़ी देर बाद प्रयागराज लाया जाएगा साबरमती से। फिलहाल पुलिस जो है वो मौजूद है और गोपी मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। गोपी, यूपी में तो चाहे प्रशासन हो या फिर सरकार हो, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन साबरमती में जहां पर आप नजर बनाए हुए हैं वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है और कितना वक्त और लग सकता है अभी? देखिए शुभांशु, मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ पे लीगल प्रोसीजर है ये ठीक है। गोपी, आपकी आवाज में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, एक बार मैं तब तक कुमार अभिषेक के पास चलाता हूं। आप गोपी ऑडियो फिक्स करवा लीजिए अब अपना, वहां से थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। कुमार अभिषेक, डिप्टी सीएम का यह कहना कि सभी मामलों में कार्रवाई हो रही है, थोड़ी देर पहले मैंने भी सवाल पूछा था कि 45 दिन हो गए हैं, कार्रवाई हो रही है, तो क्या जनता को सेटिस्फाई करने के लिए जिस तरह से बोल्ड स्टेटमेंट दे गया था, सरकार मान रही कि उसी तरफ है? देखिए शुभांकर, ये जनरल सा एक आंसर है जो कि सरकार की तरफ से आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया है कि सरकार सभी मामलों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सरकार को परेशान कर रहा है और वो बात है कि अभी तक 45 दिन बाद भी
ये जो उमेश पाल हत्याकांड है उसके शूटरों का न मिलना, और अभी तक चूंकि शूटर नहीं पकड़े गए हैं इसलिए अब एक नए तरीके से, चूंकि अतीक अहमद बंद है इस वक्त साबरमती जेल में, तो अब अतीक अहमद को ला करके उससे पूछताछ की जाएगी कि बताओ कहां है वो शूटर, कौन कौन और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जैसा कि जो जानकारी मिल रही है अभी से 2-3 घंटे और लग जाएंगे, यानी कि तकरीबन 4 बजने का वो वक्त हो सकता है जब वो निकलेगा। और अगर अतीक निकलता है तो कल दोपहर बाद किसी वक्त अतीक यहां पर पहुंचेगा। तो जो अगर हम सीक्वेंस है उसको समझें तो अगर आज अतीक शाम तक निकलता है तो कल शाम तक वो प्रयागराज जाएगा। मुझे जहां तक जानकारी है उसके मुताबिक उसे नैनी जेल ले जाया जाएगा और कल के बाद परसों अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर उसके लिए रिमांड मांगी जाएगी। यानी कि इस उमेश पाल हत्याकांड में अब सीधे अतीक अहमद से पूछताछ होगी। अभी तक अतीक अहमद के पास ये एक्सक्यूज तो है कि वो एकदम से हाई प्रोफाइल जेल में बैरक के भीतर बंद था, उसे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। उसने इनफैक्ट आते जाते ये बात पत्रकारों को बताया भी है, लेकिन अब उससे सीधे सीधे आमने सामने बैठकर पुलिस पूछताछ की तैयारी कर रही है और अब देखना है निकलता क्या है। ठीक है, अब आपको ब्रजेश पाठक का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि सब तरफ कार्रवाई जो है वो चल रही है। बयान योगी आदित्यनाथ का भी याद कीजिएगा, लेकिन फिलहाल ये बयान सुनिए ब्रजेश पाठक का। मुख्य आरोपी माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब अपराधी बचने नहीं पाएंगे। हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काम। मुख्य आरोपी बनाया अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में, इससे पहले अपहरण में सजा मिल चुकी थी। देखिए, जितने भी मामले हैं हमारी पुलिस अभियोजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है।